हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, अभी तक हमने एलएलएम्स के बारे में पढ़ा है एंड ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा है। हमने पूरी थ्योरी एंड मैथ्स अंडरस्टैंड किया है उसका। आज से हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें खुद का टोकनाइजर ट्रेन करना है अपने डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर, तो वो कैसे किया जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक डेटा के क्या मतलब है कि सपोज आपको मेडिकल लाइन पे ही एक काम करना है, तो आप मेडिकल लाइन रिलेटेड डेटा उठाओगे, उसके ऊपर ट्रेन करोगे टोकनाइजर को। ठीक है। अगर आपको कुछ लॉ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, यूज केस पे काम कर रहे हो, तो आप लॉ रिलेटेड डेटा के ऊपर टोकनाइजर को ट्रेन करोगे। इस तरह का काम आज हम करेंगे। हम एक डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट पहले तो प्रिपेयर करेंगे। मैं इंटरनेट से वो सारा डेटा कैसे पिक करना है वो बताऊंगी। डेटा स्क्रैपिंग करेंगे, उसके बाद उस डेटा को क्लीन करेंगे, फिर हम अपने टोकनाइजर को ट्रेन करेंगे। उसके बाद मैं आपको वोकैबुलरी दिखाऊंगी जो वोकैबुलरी उस टोकनाइजर ने क्रिएट करी। वोकैबुलरी मैंने बताया है आपको, राइट। वोकैबुलरी क्या होता है? वोकैबुलरी मतलब कितने यूनिक टोकन्स या वर्ड्स आपका एलएलएम यूज करेगा नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए। यही बताया था ना मैंने कि एलएलएम्स क्या करते हैं, जब भी वो आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं तो वो वन वर्ड एट अ टाइम प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो जो नेक्स्ट वर्ड वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो प्रिडिक्ट होता है कहाँ से लेता है वो नेक्स्ट वर्ड एलएलएम? वोकैबुलरी में से। वो वोकैबुलरी जो कि आपका टोकनाइजर बनाता है। आज की वीडियो के एंड में आपके पास वोकैबुलरी होगी, जो वोकैबुलरी आपके टोकनाइजर ने क्रिएट की होगी आपके डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर। अब गाइस, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं टोकनाइजर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगी, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टोकनाइजर्स होते हैं। कुछ टोकनाइजर्स होते हैं जो पूरे पूरे वर्ड्स को टोकन में डिवाइड करते हैं। कुछ टोकनाइजर्स ऐसे होते हैं जो वर्ड को सब वर्ड्स में डिवाइड करके फिर उनके टोकन्स बनाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम टोकनाइजर्स बनाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है टोकनाइजर्स को बनाते वक्त, ट्रेन करते वक्त। वो सारी चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम टोकनाइजर को ट्रेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोकनाइजर चाहिए क्यों? हमें पता है कि हमारे जो एआई मॉडल्स होते हैं वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह के टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम टोकनाइजर यूज करते हैं। टोकनाइजर दो काम करता है। पहले तो वो वर्ड्स को टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, फिर हर टोकन को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा। अब जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम टोकनाइजर्स के साथ काम करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है वोकैबुलरी एक्सप्लोजन। अब वोकैबुलरी एक्सप्लोजन क्या होता है? ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेनली तब आती है जब हम वर्ड लेवल टोकनाइजेशन करते हैं। वर्ड लेवल टोकनाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब सिंगल वर्ड को एक टोकन जब हम बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये सेंटेंस था। इस सेंटेंस में आपने माई वर्ड एक टोकन है, नेम भी टोकन है, इज, आरोही, एड, आई लव कोडिंग। आप यहाँ नोट करो कि हर वर्ड एक टोकन है। कोई भी वर्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है या तीन पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है ना? तो इसको बोलते हैं वर्ड लेवल टोकनाइजेशन। जब हम इस तरह के टोकनाइजेशन मेथड को फॉलो करते हैं, तब प्रॉब्लम क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है, आप सोचो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, रियल लैंग्वेज के अंदर कितने सारे वर्ड्स हैं, है ना? हम कितने सारे डिफरेंट टेंसेस भी होते हैं। सिंगल वर्ड के लिए बहुत सारे डिफरेंट टेंसेस होंगे। एक फॉर एग्जांपल रन वर्ड है, रन का रैन भी होगा, रनिंग भी होगा, रन्स भी होगा। ऐसे हमारे पास कितने सारे वर्ड्स हैं, उनके कितने डिफरेंट टेंसेस हैं। फिर डेली कोई ना कोई नया वर्ड आता है ना? उसके बाद बहुत सारे नेम्स हैं, तो बहुत कुछ है लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आप इतने सारे वर्ड्स, मतलब मिलियंस ऑफ वर्ड्स, मिलियंस ऑफ टोकन्स एलएलएम को दोगे ट्रेनिंग के लिए, तो क्या होगा? आपके एलएलएम को ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी। वोकैबुलरी मिलियंस ऑफ वर्ड्स की है। अगर मेमोरी ज़्यादा चाहिए, फिर ट्रेनिंग को भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ट्रेनिंग को ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब स्लो ट्रेनिंग होगी, एंड मॉडल को जनरलाइज होने में, लर्न करने में भी टाइम लगेगा, है ना? तो एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो थी फर्स्ट प्रॉब्लम, वोकैबुलरी एक्सप्लोजन। मतलब मॉडल को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रेनिंग में, जनरलाइज होने में, क्योंकि मिलियंस ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है? एंड हर वर्ड एक टोकन है।
अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? आउट ऑफ वोकैब्युलरी प्रॉब्लम। ये क्या मतलब, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सपोज करो आपका जो मॉडल है उसकी वोकैब्युलरी ये है, मतलब आपके मॉडल को ये वाले यूनिक वर्ड्स के बारे में पता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो। तो आपने जब बाद में इनपुट दी कुछ टोकनाइजर को, तो वो आपकी इनपुट है ये वाली। मॉडल की वोकैब्युलरी है ये वाली, मतलब मॉडल जब नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा वो इनमें से एक वर्ड, एक टोकन जो होगा उसको एज अ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। एंड हमने जो मॉडल को इनपुट दी, टोकनाइजर को इनपुट दी, वो है ये, माय नेम इज आरोही एंड आई राइट कोड। अब आप देखोगे ये जो राइट हमने लिखा हुआ है ना, ये वोकैब्युलरी में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास राइटिंग वर्ड है, राइट्स वर्ड है, बट एग्जैक्टली राइट नहीं है। ठीक है, राइटिंग टोकन, राइट्स टोकन एंड राइट डिफरेंट काउंट होंगे जब आप वर्ड लेवल टोकनाइजेशन यूज करते हो, वर्ड लेवल टोकनाइजर यूज करते हो। तो अब होगा क्या, आपका जो टोकनाइजर है वो राइट को ऐसे लिख देगा, अननोन टोकन। UNK टैग का क्या मतलब है? अननोन टोकन। अननोन टोकन क्या होता है कि जब भी टोकनाइजर को कोई चीज समझ नहीं आती है या कोई टोकनाइजर ने ऐसा टोकन देख लिया जो उसकी वोकैब्युलरी में नहीं है, तो वो उसकी जगह पे ना अननोन टोकन, अननोन टैग ऐसे लगा देता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेंटेंस था ये वाला, माई नेम इज आरोही एंड आई राइट कोड, तो वो क्या करेगा, माई नेम इज आरोही एंड आई, ये तो वोकैब्युलरी में है, राइट वोकैब्युलरी में नहीं है, तो वो उसकी जगह पे UNK अननोन टैग, अननोन टोकन लिख देगा एंड फिर कोड लिख देगा। अब अगर इस तरह के बहुत सारे टोकन्स या टैग्स आपकी आउटपुट में दिखें, मान लो आपके LLM ने आउटपुट निकाली और उस आउटपुट में यहाँ पे अननोन टैग है और इस तरह के बहुत सारे अननोन टैग्स हैं, तो वो आउटपुट तो अच्छी आउटपुट नहीं है ना, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो जान नहीं पा रहा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग के वक्त ये राइट जो टोकन था वो उसके पास नहीं है, उसकी वोकैब्युलरी में ये टोकन नहीं है, तो मतलब आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अब ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी वर्ड लेवल टोकनाइजर्स के साथ, कि हर वर्ड का टोकन बनता है एंड एग्जैक्ट वही वर्ड अगर वोकैब्युलरी में होगा तो आउटपुट में वो आ जाएगा, नहीं तो आपका टोकनाइजर उसकी जगह पे अननोन टोकन लिख देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने सिमिलर टोकन्स हैं, बट स्टिल ये वाले टोकन की आउटपुट उसने अननोन टोकन दी। ठीक है, ये है सेकंड प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि अगर हम सब वर्ड टोकनाइजर्स यूज करें तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाएगा। हम सेम एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे। अब सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन क्या होती है कि एक ही वर्ड को ना, सपोज कोई वर्ड है, उसको वो सब वर्ड्स में डिवाइड कर देगा, पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हमारी इनपुट सेम यही है। सब वर्ड वोकैब्युलरी में कैसा होगा, अगर आप सब वर्ड लेवल टोकनाइजर यूज करते हो ना, वो इस तरह से सब वर्ड्स करेगा। मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, अभी ये वाले टोकन्स की बात कर रही हूँ। ये दो टोकन्स को लेट्स से उसने ऐसे डिवाइड कर दिया, WRI को एक टोकन बना दिया, TE को एक टोकन बना दिया, S को एक टोकन बना दिया, राइट को एक, इंक को एक टोकन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ड था सिंगल वर्ड था, पर इसको उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नहीं सॉरी तीन पार्ट्स में, राइट एंड एस, ये वाले टोकन को उसने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या, जब आपने सब वर्ड लेवल टोकनाइजर को सेम इनपुट सेंटेंस दिया, माय नेम इज आरोही एंड आई राइट कोडिंग, उसकी वोकैब्युलरी इस तरह की कुछ है, बट इंस्टेड ऑफ दिस राइट एंड राइटिंग इस तरह के टोकन्स हैं उसके पास। तो अब वो इनपुट को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। आई के बाद आप देखो उसने राइट लिख दिया, WRI एक टोकन, TE एक टोकन। पहले क्या था, यहाँ पे अननोन टोकन आ रहा था। रिमेंबर जब हमने वर्ड लेवल टोकनाइजर यूज किया था तो यहाँ पे अननोन टोकन आ रहा था, बट सब वर्ड लेवल टोकनाइजर से यहाँ पे उसने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर दिया और यहाँ पे राइट लिखा आ गया। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने एक टोकन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन टोकन्स में डिवाइड कर दिया। तो ये बेनिफिट होता है सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन का।
और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि हम सबवर्ड लेवल टोकनाइजेशन कैसे करेंगे एंड उसके लिए हम बीपीई टोकनाइजर यूज करेंगे। बीपीई टोकनाइजर ना जैसे ओपन एआई का जीपीटी मॉडल है वहां पे भी उन्होंने बीपीई टोकनाइजर ही यूज किया हुआ है। तो आज हम जैसे इंडस्ट्री लेवल एलएलएम्स होते हैं ना उनके लिए जैसे टोकनाइजर्स बनाए जाते हैं उस तरह का टोकनाइजर तैयार करेंगे। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीएस कोड ओपन करेंगे। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है ई ड्राइव में एलएलएम ट्यूटोरियल्स, इसके अंदर मैं काम करूँगी। मैंने सेपरेट एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। सेपरेट एनवायरनमेंट बनाना ऑलवेज़ बेस्ट प्रैक्टिस होती है, बट अगर आपने सेपरेट एनवायरनमेंट नहीं बनाया, आपके पीसी में सिर्फ पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद मैं सारे स्टेप्स आपको बताने लगी हूँ जो आपको परफ़ॉर्म करने हैं। तो पहले तो मैं आपको पाइथन वर्ज़न बता देती हूँ कि मैं कौन-सा पाइथन वर्ज़न यूज़ कर रही हूँ। पाइथन वर्जन है 3.12.10। अब हम वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो हमें आज के ट्यूटोरियल के लिए चाहिए। तो हमें एक मॉड्यूल तो चाहिए रिक्वेस्ट। ये मॉड्यूल क्यों चाहिए? क्योंकि हमने इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना है, ठीक है? डोमेन स्पेसिफिक डेटा हमें कलेक्ट करना है ना पहले, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ करके इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट से डेटा लेंगे। उसके बाद हम ब्यूटीफुल सूप 4 मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। ये मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम वेब पेजेस से डेटा लेंगे, वेब पेजेस में बहुत सारे एचटीएमएल टैग्स होते हैं एंड हमें वो टैग्स की तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ डेटा चाहिए, कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट चाहिए। तो वो हम ब्यूटीफुल सूप 4 यूज़ करके जो हमारे काम का डेटा है, टेक्स्ट है, वो लेंगे। उसके बाद हमें टोकनाइज़र बनाना है। उसके लिए क्या होगा, आप एक टोकनाइज़र्स नाम का मॉड्यूल है हगिंग फेस का, हम ये इंस्टॉल करेंगे। इस मॉड्यूल से क्या होगा, हम बीपी जो टोकनाइज़र बनाएँगे ना, आज एल्गोरिदम यूज़ करेंगे अपनी डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए, वो यहाँ से लेंगे। तो आपको सिर्फ़ ये मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके केस में ये इंस्टॉल हो जाएँगे। मैं रन कर देती हूँ। देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड बिकॉज़ ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। इसको क्लियर कर लेते हैं। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने ये एलएलएम ट्यूटोरियल्स फ़ोल्डर के अंदर ना एक डेमो फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये वाला डेमो फ़ोल्डर। यहाँ पे हम काम करेंगे। अभी ये देखो ये खाली है फ़ोल्डर, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सीडी डेमो फ़ोल्डर में आ जाओ, ये फ़ोल्डर अभी ब्लैंक है। यहाँ पे ना एक पाइथन फ़ाइल बनाएँगे जिसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे, जिस स्क्रिप्ट के थ्रू हम इंटरनेट से डेटा को डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पे फ़ाइल बना लेते हैं, यहाँ क्लिक करो, नाम दे दो इसको डेटा कलेक्शन डॉट पीवाई। यहाँ पे अभी हम वो स्क्रिप्ट लिखेंगे जिससे हम डेटा डाउनलोड करेंगे, डोमेन स्पेसिफिक डेटा। तो देखो मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। मैंने बता दिया क्यों चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना है। ब्यूटीफुल सूप यूज़ करके हम सिर्फ जो हमारे काम का डेटा है वो लेंगे, टैग्स वगैरह नहीं आएंगे हमारे पास। एंड ये यूआरएल्स हैं, ये किस चीज़ के यूआरएल हैं, जहाँ से मैंने डेटा लेना है, टेक्स्ट लेना है। तो देखो फर्स्ट तो है विकिपीडिया के सारे लिंक्स हैं। पहले मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई, तो ये 4 टॉपिक्स जो है इनके रिलेटेड मैं डेटा कलेक्ट करना चाहती हूँ। तो हमारा डोमेन स्पेसिफिक जो डेटा सेट होगा वो किसके रिलेटेड होगा? एआई के रिलेटेड। मुझे इन यूआरएल से डेटा लेना है, फिर उसको सेव करना है एक टेक्स्ट फाइल में। वो टेक्स्ट फाइल हम टोकनाइज़र को देंगे ट्रेनिंग के लिए। तो उसके लिए हम ना ये लिख लेते हैं। मैं आपको कोड समझाती हूँ वन बाय वन। देखो यूआरएल्स वाला पार्ट यहाँ पे हो गया। मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ली कॉर्पस नाम की। अब फॉर यूआरएल इन यूआरएल्स, हम इन यूआरएल्स में वन बाय वन जाएँगे और वहाँ से डेटा लेंगे। तो वो ही लिखा हुआ है इस फॉर लूप में। वन बाय वन हम सारे यूआरएल्स पे जाएँगे, ब्यूटीफुल सूप यूज़ करेंगे, जितना भी टेक्स्ट होगा उसका टेक्स्ट लेते रहेंगे एंड फिर हमने कॉर्पस लिस्ट को, ये वाली जो लिस्ट है, इसको अपेंड करा टेक्स्ट से, जो टेक्स्ट हमने फेच करा, ठीक है, वेबसाइट से। फिर मैं यहाँ पे आपको लेंथ प्रिंट करके दिखा रही हूँ कॉर्पस की। कॉर्पस क्या है? एक लिस्ट है जिस लिस्ट के अंदर ये सारे यूआरएल से हमने टेक्स्ट इकट्ठा करके लिखा हुआ है। तो हम इसको सेव करते हैं तो देखते हैं कितने सैंपल कलेक्ट हुए, ठीक है? तो यहाँ लिख लेते हैं पाइथन, फाइल का नाम है डेटा कलेक्शन डॉट पीवाई, एंटर कर दो। तो देखो कितने सैंपल कलेक्ट हुए, 488 सैंपल्स कलेक्टेड। दैट मीन्स हमारी ये जो लिस्ट है इसमें 488 डिफरेंट पैराग्राफ्स या डिफरेंट पेजेस से डेटा कलेक्ट हुआ है। अब
ये डेटा ना मुझे, ये जो 488 पैराग्राफ्स या पेजेस हैं, इनको मेरे को एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। देखो सिंपल, मैंने क्या किया, एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम होगा aicorpus.txt। इस फ़ाइल के अंदर जो कॉर्पस लिस्ट में डेटा पड़ा हुआ है सारा रख दिया, सेव कर दो। मैं इस कोड को रन करूँगी, जब मैं रन करूँगी तो आपको डेमो फ़ोल्डर में एक टेक्स्ट फ़ाइल दिखेगी इस नाम से, ठीक है? तो हम सेम फ़ाइल को दोबारा रन करते हैं। तो देखो आपको इस तरफ फ़ाइल दिख रही है aicorpus.txt। अब हम इस फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैं ना डेमो फ़ोल्डर ओपन करती हूँ। देखो ये डेमो फ़ोल्डर है, ये हमारा कोड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टेक्स्ट फ़ाइल बन गई, इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखो, ये फ़ाइल है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना? इसको स्क्रॉल करो। ये सारा टेक्स्ट हमने इन वेब पेजेस से लिया है एंड ये सारा टेक्स्ट क्या है, डोमेन स्पेसिफिक है, एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के रिलेटेड है। इस तरह का आपको टेक्स्ट ऐसे कलेक्ट कर लोगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए तो आप और यूआरएल्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ना आप नोट करो, आपको इस तरह के साइटेशन नंबर्स मिलेंगे। तो हमें इस तरह के नंबर्स की ज़रूरत नहीं है ना? तो हम इसको हटाना चाहते हैं, टेक्स्ट को क्लीन करेंगे। एंड गाइस आपको ये कॉमास भी दिख रहे होंगे, इस तरह के पैरेंथेसिस दिख रहे हैं, सेमीकोलंस दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, साइटेशन नंबर्स तो डिलीट करेंगे। इस तरह के साइटेशन नंबर तो डिलीट कर लेंगे क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। बट हम पंक्चुएशन को नहीं हटाएँगे, बिकॉज़ हम टोकनाइज़र को पंक्चुएशन के बारे में भी बताना चाहते हैं कि सेंटेंस कैसे खत्म हो रहा है, कौन से वर्ड्स आर रिलेटेड, ये सारी चीज़ें भी बतानी है। तो पंक्चुएशन रिमूव नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ साइटेशन वाले नंबर्स जो हैं वो डिलीट करने हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएँगे, उस फंक्शन को हम इस टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई कर देंगे एंड फिर एक दोबारा टेक्स्ट फाइल सेव करेंगे जो कि होगी एक क्लीन्ड कॉर्पस की टेक्स्ट फाइल, ठीक है? तो वो काम करते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो फंक्शन दिखा देती हूँ, ये फंक्शन बनाएँगे हम। तो मैं ये वाला मॉड्यूल इम्पोर्ट कर रही हूँ एंड क्लीन टेक्स्ट फंक्शन का नाम है। इस लाइन से, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लाइन से क्या होगा, इस तरह की कोई साइटेशंस होंगी या इस तरह के कोई भी नंबर्स होंगे, वो सब रिमूव हो जाएगा। तो ये फंक्शन अब हमें अप्लाई करना है। इस फंक्शन को मैं एग्ज़ैक्टली इस कोड के ऊपर अप्लाई करूँगी। हम एक लिस्ट बनाएँगे, लिस्ट के ऊपर ये सारा रन करेंगे, फिर टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे। तो ये सारा काम अब हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो मैंने लिख दिया, मैंने एक अब लिस्ट बनाई क्लीन्ड कॉर्पस के नाम की, लूप को चलाया उसके ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर? कॉर्पस के ऊपर। कौन-सा कॉर्पस? ये वाली जो लिस्ट थी, जिसमें अनक्लीन्ड टेक्स्ट मिला था हमें, उसके ऊपर चला रही हूँ। तो कॉर्पस के ऊपर, कॉर्पस लिस्ट के ऊपर मैं फॉर लूप चला रही हूँ। क्लीन टेक्स्ट फंक्शन चल रहा है, सभी लाइन्स के ऊपर वन बाय वन एंड फिर हमने क्लीन्ड कॉर्पस के अंदर उसको सेव कर दिया। फिर मैं दोबारा उसके सैंपल्स भी आपको दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग के बाद हमारे पास कितने सैंपल्स रह जाएँगे। जैसे पहले तो थे 488, क्लीनिंग के बाद कितने सैंपल्स रह जाते हैं। फिर मैंने एक नई टेक्स्ट फाइल बनाई AI corpus clean.txt। उसके अंदर मैं जो क्लीन्ड कॉर्पस लिस्ट के अंदर सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना, उसको सेव कर रही हूँ। तो सेव करते हैं, कोड को रन करते हैं, यहाँ रन कर लेते हैं। जब आप इसको रन करोगे आपको इस तरफ एक और टेक्स्ट फाइल दिखेगी। किस नाम से होगी वो टेक्स्ट फाइल? उस टेक्स्ट फाइल का नाम होगा AI corpus cleaned.txt। तो रन करो। देखो, हमें क्या आउटपुट मिली? पहले तो सैंपल्स थे 488, आफ्टर क्लीनिंग 486 सैंपल रह गए एंड इस तरफ आपको AI corpus cleaned.txt फाइल भी मिल गई। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। देखो AI corpus cleaned, इसको ओपन कर लो। तो गाइस देखो, पुरानी वाली ये है हमारी अभी वाली फाइल। इसके अंदर आपको देखो कहीं पे भी वो साइटेशन वाले नंबर्स नहीं दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे ना? तो मैं अब आपको पुरानी वाली फाइल दिखाती हूँ। ये है पुरानी फाइल। पुरानी फाइल में देख रहे हो आपको ये कितने सारे ऐसे साइटेशन नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है? नई फाइल में वो नंबर्स नहीं हैं, अब हमारे पास प्योरली टेक्स्ट है एंड पंक्चुएशन है। अब ये हम देंगे टोकनाइज़र को ट्रेनिंग के लिए। तो वो काम देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टोकनाइज़र को कैसे ट्रेन किया जाएगा।
अपने डेटा के ऊपर। तो उसके लिए आप वीएस कोड ओपन करो। अब हम यहाँ पे डेमो फ़ोल्डर के अंदर ही एक और फ़ाइल बना लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं अ, टोकनाइज़र डीपीई ट्रेनिंग ट्रेनिंग डॉट पीवाई। यहाँ पर अब हम काम करेंगे टोकनाइज़र ट्रेनिंग वाला। पहले तो हम सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये मॉड्यूल्स चाहिए। तो गाइज़ आपको याद होगा हमने टोकनाइज़र मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था अभी। मैंने बताया था कि इस मॉड्यूल के थ्रू ही हम सारा काम करेंगे टोकनाइज़र वाला। तो यहाँ पे टोकनाइज़र डॉट मॉडल हम कौन-सा टोकनाइज़र यूज़ करना चाहते हैं? बीपी बाइट पेयर एन्कोडिंग, जो कि जीपीटी मॉडल यही वाला टोकनाइज़र यूज़ करते हैं। उसके बाद बीपीई ट्रेनर ले रहे हैं हम। बीपीई ट्रेनर की हेल्प से हम ट्रेन करते हैं टोकनाइज़र को अपने डेटा सेट के ऊपर। कौन से टोकनाइज़र को हमें ट्रेन करना है अपने डेटा सेट के ऊपर? बीपीई टोकनाइज़र को। एंड उसको कैसे ट्रेन किया जा सकता है? बीपीई ट्रेनर की हेल्प से। उसके बाद हम एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टोकनाइज़र डॉट प्री टोकनाइज़र्स इम्पोर्ट व्हाइट स्पेस। इसका क्या मतलब है कि टोकनाइज़र को जब हम टेक्स्ट फाइल देंगे ना, उससे पहले हम ये मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हर वर्ड के बीच में स्पेस आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे ये वाला। मैं क्या कर रही हूँ, इस टोकनाइज़र को यहाँ पे ऐसे कॉल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टोकनाइज़र बनाना है ना खुद का, जो हमारे डेटा सेट पे काम करे। तो टोकनाइज़र वेरिएबल के अंदर हमने ये वाले टोकनाइज़र को यूज़ किया। मेरे को बीपी टोकनाइज़र बनाना है। एंड हमने एक और चीज़ करी। देखो मैंने क्या लिखा, यूएनके अंडरस्कोर टोकन, मतलब अननोन टोकन यूएनके। अब गाइज़ मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं आपको समझा रही थी कि अगर टोकनाइज़र को कोई ऐसा टोकन दिखे जो उसकी वोकैब्युलरी में नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या फ़िल कर देगा? अननोन टोकन, यूएनके टैग ये फ़िल कर देगा, ठीक है? तो ये हम मेंशन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब हम ये टोकनाइज़र बनाएँगे, अगर टोकनाइज़र फ़ेल हो जाता है किसी टोकन को अंडरस्टैंड करने के लिए, वहाँ पर वो ये वाला टोकन डाल दे, यूएनके टोकन, अननोन टैग, अननोन टोकन डाल दे। तो प्री टोकन व्हाइट स्पेस ये मैंने बता ही दिया है, ये जो यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब इतना काम हो गया, अब हमें ट्रेनर का कोड लिखना है कि ट्रेन जब करना है हमने टोकनाइज़र को, ये वाले जो बीपी ट्रेनर है, इसके रिलेटेड कोड लिखना है। तो उसके लिए आप ये लिखोगे, मैंने ट्रेनर वेरिएबल लिया, इसमें मैं ये वाला बीपी ट्रेनर कॉल कर रही हूँ। वोकैब साइज़ 5000। इसका क्या मतलब है कि जो मैं ट्रेनर ट्रेन करूँगी ना, टोकनाइज़र ट्रेन करूँगी, मैं चाहती हूँ कि वो टोकनाइज़र 5000 वोकैब्युलरी बनाए, 5000 यूनिक टोकन्स बनाए। एंड फिर ये वाले 5000 टोकन के बेसिस पे जब आप ये टोकनाइज़र एलएलएम को दोगे, तो एलएलएम जब भी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा ना, वो आउट ऑफ दीज 5000 टोकन्स वो चूज करेगा कि कौन सा टोकन नेक्स्ट टोकन बनना चाहिए आउटपुट जब वो प्रिडिक्ट करेगा। एंड फिर हमने यहाँ पे स्पेशल टोकन्स भी दे दिए। स्पेशल टोकन्स ये जरूरी है, क्यों, मैं समझाती हूँ। पहला वाला टोकन तो आपको पता ही है, अननोन टोकन, मतलब जब टोकनाइजर को किसी टोकन के बारे में नहीं पता तो वो उसकी जगह पे ये फिल कर देगा। पैडिंग टोकन, पीएडी पैडिंग टोकन। पैडिंग टोकन का क्या मतलब होता है, कई बार ना कोई इनपुट सीक्वेंस छोटा होता है, तो सभी सीक्वेंसेस की लेंथ सेम होनी चाहिए, तो उसको हम पैड कर सकते हैं। एंड गाइस ये बीओएस एंड ईओएस टोकन ये जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये टोकनाइजर को बताएंगे बाउंड्रीज किसी सीक्वेंस की, सेंटेंस की बाउंड्रीज बताएंगे कि अच्छा यहाँ से सेंटेंस खत्म होता है, यहाँ सेंटेंस शुरू होता है। इस तरह की चीजें पता चलेंगी ये वाले टोकन से। तो हमने ये बता दिया कि ये वाले स्पेशल टोकन हमें यूज करने हैं अपने टोकनाइजर में। वोकैबुलरी साइज भी हमने बता दिया, बीपीई ट्रेनर हमने यूज कर लिया। अब हमें इसको अपने वाली टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड करनी है जो हमने अभी बनाई है, उसके ऊपर ही हमें ट्रेन करना है ना। हम चाहते हैं कि ये जो टोकनाइजर है ये वोकैबुलरी कहाँ से बनाए, वो जो यूनिक वर्ड्स होंगे, ये जो 5000 वोकैब साइज दिया है, ये वोकैब साइज जो है, ये वाली जो वोकैबुलरी है वो कहाँ से बनाएगा, वो हमारे वाले डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट पे बनाएगा, जो कि है ये वाला। तो वो कोड लिखते हैं। तो ये लिख दो आप, टोकनाइजर डॉट ट्रेन, टोकनाइजर को ट्रेन करना है किस फाइल पे, AI corpus डॉट txt फाइल पे। यहाँ पे मैंने एक फाइल दी है, आप मल्टीपल फाइल्स भी दे सकते हो। ट्रेनर, ये वाला ट्रेनर यहाँ पे दे दिया। तो गाइज सिर्फ इतना लिखने से आप टोकनाइजर को ट्रेन कर सकते हो। एंड गाइज एक चीज देखना, हमारे पास यहाँ पे कोई हम हैवी ट्रेनिंग नहीं करेंगे,
कोई जीपीयू यूज़ नहीं हो रहा, कोई मल्टीपल इपॉक्स के लिए मॉडल को ट्रेनिंग नहीं हो रही है। सिंपल टोकनाइज़र डॉट ट्रेन ये टेक्स्ट फाइल दी, ट्रेनर चलाया और वो वोकैब्युलरी बना देगा। तो कई बारी ना हमारे दिमाग में जब तक हमने टोकनाइज़र पढ़ा नहीं होता, हमें लगता रहता है कि पता नहीं टोकनाइज़र को ट्रेन करने के लिए कितनी देर लगेगी, कितना हेवी प्रोसेस होने वाला है। तो एक चीज़ याद रखना, टोकनाइज़र को ट्रेन करने के लिए आपको कोई जीपीयू नहीं चाहिए, कोई हेवी रिसोर्सेज़ नहीं चाहिए। आप सिंपल उसको विदिन सेकंड्स ट्रेन कर सकते हो, जैसे कि हमारी टेक्स्ट फाइल है। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा होंगी, उसके हिसाब से थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बट जैसे मैं अभी आपको ये वाला आउटपुट दिखाती हूँ, आप देखना कितनी जल्दी टोकनाइज़र ट्रेन हो जाएगा। तो अब इस कोड को रन करने से पहले ना हम एक लाइन और लिख लेते हैं, जिससे कि हम इसकी जो टोकनाइज़र की जो आउटपुट होगी, वोकैब्युलरी होंगे 500 जो 5000 ये टोकन्स बनाएगा, उनको सेव करना है, वो लाइन का कोड लिख लेते हैं। ये देखो, टोकनाइज़र डॉट सेव, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो टोकनाइज़र जब ट्रेन होगा इस फाइल के ऊपर और वो जो 5000 टोकन्स बनाएगा, वो सेव हो जाए इस फाइल के अंदर AI सर्वर टोकनाइज़र डॉट जेसन। एक जेसन फाइल बनेगी इसी डेमो फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? तो सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो फाइल का क्या नाम है हमारी? पाइथन टोकनाइज़र बीपीई ट्रेनिंग डॉट पीवाई, एंटर कर दो। गाइस ट्रेनिंग डन। सिर्फ इतनी देर लगी मुझे। अब इस तरफ आपको वो फाइल भी दिख रही होगी, है ना? अब इस फाइल को ओपन करते हैं। ये जो फाइल है ना, ये आपका ट्रेन्ड टोकनाइज़र है। इसके अंदर 5000 वोकैब्युलरी पड़ी हुई है। अब हम वो फाइल देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जेसन फाइल दिख रही है ना? ये वाली फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करती हूँ। देखो ये फाइल है, पहले तो वर्ज़न आ रहा है, ठीक है? उसके बाद याद है हमने टोकन्स ऐड किए थे, कौन-कौन से टोकन ऐड किए थे? अननोन टोकन, पैड टोकन, बीओएस टोकन, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, एंड ऑफ सेंटेंस टोकन, है ना? फिर हमने प्री टोकनाइज़र मैंने बोला था व्हाइट स्पेस यूज़ करना है। फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट काम शुरू हो रहा है, देखो मॉडल। कौन-सा मॉडल है हमारे टोकनाइज़र? बीपीई, बाइट पेयर एन्कोडिंग। ये क्या है? सब वर्ड टोकनाइज़र। मतलब ये जो मेरी टेक्स्ट फाइल थी, रॉ टेक्स्ट वाली, ये ये वर्ड के बेसिस पे टोकन्स नहीं बनाएगा। इसमें वो क्या करेगा, इस टेक्स्ट फाइल से वर्ड्स को सब वर्ड्स में डिवाइड करके फिर टोकन्स बनाएगा। तो देखते हैं क्या किया इसने। देखो, मॉडल टाइप बीपीई बता दिया। अननोन टोकन ये लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे मॉडल को समझ नहीं आएगा, फेल हो जाएगा वो किसी टोकन को अंडरस्टैंड करने के लिए, वहाँ पे वो ये डाल देगा। फिर वोकैब, यहाँ से देखो ये इसकी वोकैब्युलरी है, जो 5000 टोकन्स बोला है ना मैंने, 5000 वोकैब्युलरी साइज़ दिए हैं, अब यहाँ पे आपको 5000 वोकैब्युलरी मिलेगी। सबसे पहले ये ज़ीरो आईडी का क्या मतलब है? कहीं पे भी अगर आपको आउटपुट में 0 दिख रहा है, उसका मतलब अननोन टोकन है। कहीं पे भी 1 दिख रहा है तो मतलब पैड है। कहीं पे भी 2 दिख रहा है तो मतलब बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस है ये। कहीं पे भी 3 दिखेगा तो मतलब एंड ऑफ सेंटेंस है। उसके बाद ये वाला जो एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, कहीं पे भी 4 दिखेगा मतलब ये वाला सिंबल है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे ये मैपिंग हो रखी है। हर वर्ड को, हर पंक्चुएशन को एक नंबर असाइन हो रखा है, क्योंकि हाँ, हमारे जो एआई मॉडल्स होते हैं उनको नंबर्स ही समझ आते हैं, तो आपको हर किसी को नंबर ही देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी पंक्चुएशन थी, उस सबको नंबर मिले हुए हैं। फिर 0 से लेके 9 तक सबके जो नंबर्स हैं उनको भी आईडी मिली हुई हैं। फिर गाइस देखना, ए टू ज़ी, ए टू ज़ी लिखा हुआ है। एक कहीं पे भी 32 है तो मतलब ए है, कहीं पे 35 है तो मतलब डी है, कहीं पे 44 है तो मतलब एम है वहाँ पे। तो जब आप बीपीई टोकनाइज़र यूज़ करते हो ना, वो सबसे पहले पूरे जितने अल्फ़ाबेट हैं सबको एक-एक आईडी असाइन करता है। इसका करने का रीज़न यही होता है कि कोई भी ऐसा टोकन ना रह जाए हमारी टेक्स्ट फाइल के बीच में जो हैंडल ना हो पाए। इसलिए वो कैरेक्टर वाइज़ भी पहले कैरेक्टर वाइज़ काम करता है। फिर सेम उसने स्मॉल एबीसी के ऊपर भी ये काम किया हुआ है। फिर आप स्क्रॉल करो, अब देखो सबवर्ड्स इन, टीएच, ईआर, एटी, ओएन, आप देख रहे हो ये बहुत कॉमन सबवर्ड्स हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनमें इन वर्ड होता है ना? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें टीएच आता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें ईआर आता है। तो ये सारे
आईएन, कहीं पे भी 106 लिख रहे हो तो मतलब आयन है वहाँ पर। इस तरह से करते जाओ स्क्रॉल, देखो एशियन, एशियन भी एक पूरा, जैसे कोई बहुत बड़ा वर्ड है, उसके अंदर एशियन वर्ड होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? फॉर्मेशन। तो उस तरह का एक सब वर्ड है यहाँ पे जिसकी आईडी ये है ईएनटी, पीआरओ। तो मतलब जो हमने टोकनाइज़र यूज़ किया, उसने बहुत अच्छे से सब वर्ड टोकनाइज़ेशन परफ़ॉर्म करी है। आप स्क्रॉल करते रहो, आपको और दिखेगा। एंड गाइस आप ना नोट करोगे, जैसे ये मॉडल वर्ड है, ये पूरा कंप्लीट है, ये सब वर्ड में डिवाइड नहीं हुआ। वैसे ही स्क्रॉल करो, नेटवर्क है ये टोकन, इसको भी उसने सब वर्ड में डिवाइड नहीं किया, है ना? उसके बाद मशीन भी कंप्लीट है, पूरा वर्ड है, ये भी सब वर्ड में डिवाइड नहीं हुआ। उसके बाद मॉडल्स फिर से पूरा वर्ड है, न्यूरल, सर्च, नेटवर्क्स, ट्रेनिंग, कुछ-कुछ वर्ड्स पूरे लिखे हुए हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक डेटा है, उसमें ये वाले वर्ड्स ना बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहे हैं, इसलिए टोकनाइज़र को अंडरस्टैंड हो गया कि ये पूरा का पूरा एक वर्ड है। समझ गए? जैसे अगर आप और देखोगे और स्क्रॉल करो, जनरेटिव, जनरेटिव वर्ड बड़ा वर्ड है ना, ये भी तो सब वर्ड्स में डिवाइड होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेटा है वो डोमेन स्पेसिफिक डेटा है, एआई, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के रिलेटेड, वहाँ पे ये वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहे हैं, इसलिए उसने इन वर्ड्स को पूरा-पूरा लिख दिया। ठीक है? देखो रिसर्च, प्रोसेस, इंटेलिजेंस इतना बड़ा वर्ड है, फिर भी वो पूरा है। आर्टिफिशियल एक पूरा टोकन है। तो इस तरह से ना आप स्क्रॉल करते रहो, आप देखो ये हमारी टोकनाइज़र की वोकैब्युलरी है 5000 टोकन्स की, एंड हमने सक्सेसफुली वोकैब्युलरी बना ली है। अब हम क्या करते हैं गाइस, सिर्फ इतना कोड होता है देखो टोकनाइज़र बनाने का। हमने डोमेन स्पेसिफिक डेटा के ऊपर टोकनाइज़र को ट्रेन कर दिया। ये जो जेसन फाइल है ना, ये आपका ट्रेन्ड टोकनाइज़र है। ओके? अब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट कर कैसे करेंगे टोकनाइज़र को? हम ना टोकनाइज़र को एक इनपुट सेंटेंस देंगे, उस इनपुट सेंटेंस के अंदर कुछ एक ऐसा वर्ड लिख देंगे जो इस वोकैब्युलरी में नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या वो उस वर्ड को सब वर्ड्स में डिवाइड करके क्या उसको फिगर आउट कर पाता है, कि या फिर उसकी जगह पे अननोन टोकन लिख देता है। क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ है ना यहाँ पे कि अगर हमारे टोकनाइजर को किसी टोकन के बारे में ना पता लगे तो वो क्या करेगा उस जगह पे। हमने क्या डिस्कस किया है, देखो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारे मॉडल को, टोकनाइज़र को किसी टोकन के बारे में ना पता चले तो वो अननोन टोकन लिख दे। तो अब जब हम इनपुट सेंटेंस देंगे उसमें एक ऐसा वर्ड लिखेंगे जो वोकैब्युलरी में नहीं है इसके टोकनाइज़र की, तो हम देखते हैं वो उसको हैंडल करता है कि उसकी जगह पे अननोन टोकन डाल देता है। तो आ जाओ वीएस कोड पे दोबारा, इसके नीचे यहाँ पर ही हम इनपुट सेंटेंस लिख देते हैं। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा देखो, एजेंटिक एआई सिस्टम यूज जनरेटिव मॉडल फॉर ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। तो ये जो एजेंटिक वर्ड है ना, ये हमारी वोकैब्युलरी में नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो एजेंटिक टोकन है ये कैसे हैंडल होता है। उसके बाद टोकनाइजर डॉट इनकोड, इस सेंटेंस को ऐसे आप देते हो टोकनाइजर को, ठीक है? फिर हम इसकी आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको सेव करो और आउटपुट देखते हैं। ऐसे कर लो। देखो उसने एजेंटिक वर्ड को हैंडल कर लिया। कैसे? एजीईएन उसने एक टोकन लिया, टीआईसी उसने एक टोकन लिया। अब ये जो एजेंटिक वर्ड था मैंने आपको बताया है ये हमारे टोकनाइज़र की वोकैब्युलरी में नहीं है, फिर भी उसने हैंडल कर लिया। क्यों? क्योंकि जब हमने टोकनाइज़र को ट्रेन किया था तो टोकनाइज़र ने ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखे थे जैसे कि एजेंट्स, एजेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स, तो वहाँ से उसने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा एजीईएन एक सब वर्ड हो सकता है। फिर टीआईसी, ये जो उसने सेकंड टोकन दिया है यहाँ पे एजेंटिक के लिए, सेकंड टोकन दिया है टीआईसी, ये इसने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं ऐसे अपनी वोकैब्युलरी में जब हम इसको ट्रेन कर रहे थे, जैसे कि रोबोटिक या फिर सिमेंटिक, वहाँ से उसने टीआईसी सब वर्ड के बारे में सीखा। अब एजेंटिक वर्ड टोकनाइज़र के पास नहीं था, बट ये जो सब वर्ड्स हैं एजेन एंड टिक, ये इसने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को जब सब वर्ड्स में डिवाइड किया था वहां से सीखे। उसके बेसिस पे उसने यहाँ पे हमें ये वाले वर्ड को आउटपुट में दे दिया। हमारा टोकनाइजर फेल नहीं हुआ,
अगर यहाँ पे अननोन टोकन लिखा आ जाता तो हमारा टोकनाइज़र फेल हो जाता, है ना? आउटपुट नहीं अच्छी आती। तो इस तरह से आप टोकनाइज़र बनाते हो, इसलिए सबवर्ड टोकनाइज़र बेस्ट होते हैं क्योंकि वो उन टोकन्स को भी हैंडल कर लेते हैं जो टोकन्स उन्होंने पहले नहीं देखे होते। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है एंड आप ये कोड वहाँ से ले सकते हो। एंड गाइज़ आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि ये टोकनाइज़र को हम एलएलएम के साथ अब कैसे यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।